फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को डैश सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछ रखा था, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु अध्यापक को डैश। तो क्या करना चाहिए, विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरा अवस्था। तो देखिए, जो 2 से 6 वर्ष की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बचपन। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो 2 से 6 वर्ष की अवधि होती है, ये क्या होता है, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, यानी सांवेदिक काल होता है। इसमें बच्चे का जो भाषाई विकास है बहुत ही तेजी से होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नहीं पूछ रखा है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्री और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रखा है आपकी, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी बच्चे के अंदर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम कठिनाई। ठीक है, तो ऐसे में व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे, क्योंकि देखिए जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है, अधिगम कठिनाई है। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाने का मतलब आपका हो गया कि अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो शिक्षण योजना है वो बनानी चाहिए। ठीक है, अगर उसको देखने में प्रॉब्लम है तो उसको आगे बैठाया जाए। ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम है अगर उसको, तो उसको जो है चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में शिक्षा शास्त्री और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो ये आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को जब यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज है तो हम उसके लिए जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो वो कहाँ से पढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रखा था। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, तो ये भी हमें करना चाहिए। ठीक है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, तो ये तीनों ही बात जो है सही है आपकी, बट हमसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रखा है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञान, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की, तो इसका मुख्य लक्षण आपका क्या है, अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका अर्थ क्या हो गया, बच्चा दिशाओं में सोचे। ठीक है, ये क्या होती है आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के जो है मल्टीपल आंसर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करना, यानी दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर आपका सृजनात्मकता का यही मुख्य लक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच खोजना। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपका, क्योंकि पूछ रखा है सबसे प्रभावशाली माध्यम अध्यापन अधिगम के लिए। तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना ये सही नहीं है आपका। अनुकरण या नकल करना, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, निगेटिव
वर्ड है आपका, तो इनसे आपको जो है बचना है। यंत्रवत याद करना, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, हमें रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है। एक ही ऑप्शन आपको बचता है जिसमें क्या है, बच्चा एक्टिव है, संकल्पनाओं के बीच जो है संबंध वो खोज रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड किए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप जो है उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और वो देखिए आपके काम में तभी आएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे। नहीं तो टैग वर्ड भी आपके एग्जाम में उनमें भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा रखा होता है, ठीक है, नहीं पूछ रखा होता है, और ऑप्शन में आपको दे रखा होता है याद करना। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे उसी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको जो है टैग वर्ड तभी काम में आएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व किए रहोगे तब, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछ रखा है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो देखिए अलग करना, सेग्रीगेशन करना, या ये आपका किसी भी तरीके से जो है सही नहीं है। बच्चों को हमें अलग थलग नहीं करना है। दे रखा है अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है, तो ये भी बात जो है आपकी गलत है। अधिगम सिर्फ और सिर्फ त्रुटियों के संशोधन पर जो है निर्भर नहीं है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो दंड देना किसी भी प्रकार का बच्चे को, ठीक है, ये भी क्या है आपका बिल्कुल गलत है। इसके जो NEP 2020 है वो यही कहती है कि हमें बच्चों को दंड नहीं देना है किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी रखा है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। त्रुटियां क्या होती हैं, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, मीनिंगफुल होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दे रखा है आपको, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मैंने आपको दो निगेटिव वर्ड यहीं पर बता दिए कि अगर आपको ऑप्शन में, ठीक है, दंड देना हो तो ये आपका गलत, ठीक है, याद करना हो तो ये भी आपका गलत। अब आपको बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जब हम बच्चे को बहुत ही आसान क्रियाकलाप देंगे तो उसके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा, ठीक है। मोटिवेशन तो तब आएगा जब हम प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही बच रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मोटिवेशन से आपसे पूछा जाता है, एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, जब आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या होता है आपका, यानी कि आप अंदर से मोटिवेटेड हो, आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर जो है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, आप जब आप रिवार्ड के लिए, ठीक है, आपको कोई बोल दे रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो, मैं आपको फ़ोन दिलाऊंगा, तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ये आपका इंटरनल। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब इनसे क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। दे रखा है, शर्मिंदगी डैश बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर हम बात करें शर्मिंदगी की, तो इसका क्या होता है, हमारे संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा है वो किसी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसे वहाँ पर शर्मिंदा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर जो है आपके प्रति आक्रोश पैदा होगा, ठीक है, उसके जो संज्ञान है, ठीक है, उस पर क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि
ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए, जो ज्ञान की प्रक्रिया होती है, संज्ञानात्मक विचार की बात हो रही है, तो ये जो है, इसकी बात कौन करता है? आपके जीन प्याजे। और जीन प्याजे क्या बोलते हैं कि बच्चे क्या है? आपके लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक है, यानी कि वो ज्ञान के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपके क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता जटिल है। तो इसमें पूछा है कौन सा आपका उपयुक्त है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें, जो आपकी योग्यता है, ठीक है, वो क्या है? सुधार है। ठीक है, यानी हम अपनी योग्यता को जो है सुधार सकते हैं। ठीक, हो सकता है कि पहले हमारे किसी टेस्ट में 10 में से जो है 1 मार्क्स आते हों, बट क्या किया हमने? अपने ऊपर वर्क किया, काम किया, अब क्या है? हमारे 10 में से 10 भी आ जा रहे हैं। तो ये क्या है? जो हमारी योग्यता है उसको, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो आपका यही क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सभी को पता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपके अंदर एक्सपीरियंस, ठीक है, सारी चीज़ें, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका गलत दे रखा है, असफलता अनियंत्रित है, तो ये भी गलत है। ऐसा थोड़ी है कि आप हर एग्जाम में असफल ही होते जाओ। ठीक है, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप एक ना एक दिन जो है जरूर सफल हो जाएंगे। तो ये भी गलत दे रखा है। योग्यता अटल है, तो ऐसा नहीं है, हम अपनी जो योग्यता है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षा, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक ही आपका ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण और संवाद। ठीक है, यानी बातचीत। ठीक है, उसके बाद में बातचीत और उसके बाद में खोजबीन, ये क्या आपका सही है? बारंबार परीक्षा करने से किसी भी तरीके से विद्यार्थी में संकलात्मक जो है समझ जो है विकसित नहीं होगी। ठीक है, बार बार आप उसका एग्जाम ले रहे हो, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा आधारित परीक्षा, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे से कंपैरिजन करना, ये कहाँ से सही है? ठीक है, ये भी आपका गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, तो आपकी एनईपी भी कहती है कि हमें एजुकेशन कैसी देनी है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, बच्चे को केंद्र में रख कर के शिक्षा देना है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचता है बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो जब बच्चे का जो अधिगम है वो उसके सामाजिक संदर्भ में होगा, तो उसको सीखने में कहाँ से कठिनाई होगी? तो ये तो आपका जो है सही बात है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तो ये भी क्या है? आपका सही है। विषय वस्तु को जो है हमें बहुरूपों में प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद में थर्ड दे रखा है, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना, जो कि आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसमें यह होगी, बच्चे को सीखने में कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें पूछा था कि सीखने में कठिनाई जब कब कब होगी? जब बच्चे को सूचना अलग अलग खंडों में, टुकड़ों में जो है प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा था आपका, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड हो, ठीक है, अंदर से जो है आंतरिक अभिप्रेरित है, तो वो तो खुद ही सीखना चाहेगा। ठीक है, तो उसमें जो है सीखने तो उसको जो है सीखने में कठिनाई कहाँ से आएगी? ठीक है, तो ये भी जो है आपका सही दे रखा था। तो इसमें पूछ रखा था कि कठिनाई किसके कारण आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
तेरह इसमें पूछ रखा है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की, तो देखिए अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, संतुलित उत्तेजना, यानी कि हमें ज़्यादा उत्तेजित भी नहीं हो रहना है और क्या है, कोई भय भी नहीं। तो यही क्या है आपका जो है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है। तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, तो इसमें तो बच्चा मतलब जब उत्तेजित ही नहीं रहेगा सीखने को, तो आप उसे कैसे कोई चीज़ सिखा पाओगे। तो ये क्या है आपका गलत है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, मतलब उच्च उत्तेजना भी है उसके अंदर, उच्च वो डरा हुआ भी बहुत ज़्यादा और सीखने के लिए भी उच्च उत्तेजित है, तो ये भी जो है आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, ये भी गलत है आपका। एक ही है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है। न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट की, विकास की, व्यक्तिगत विभिन्नता की, ठीक है, तो ये किसके कारण होती है आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो आनुवंशिक गुण है वो अलग होगी और जो उसका इन्वायरमेंट है, हो सकता है कोई बच्चा दूसरे इन्वायरमेंट में रहकर आ रहा है और कोई बच्चा जो है दूसरे इन्वायरमेंट में रह कर के आ रहा है, तो उसका उसी जो उसका स्वभाव है उसी तरीके का होगा। ठीक है, वो जिस इन्वायरमेंट से आया है, ठीक है, जिस प्रकार की उसकी हेरिडिटी है, उसी के अकॉर्डिंग जो उसका नेचर है वो भी होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आनुवंशिकता और एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, क्या है हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बातचीत कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरीके का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है। आत्मकेंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार, निगमन, नियमन, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने व्यक्तिगत वाक्य को क्या कहा है, इस तरीके की बच्चा क्या कर रहा है, स्वयं को जो है दिशा निर्देशित दे रहा है, यानी वह स्वयं को बता रहा है कि मैंने ये काम सही किया या फिर नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वनियमन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे इसमें क्या करते हैं, स्वयं से बात करते हैं। ठीक है, यानी साइना क्या कर रही है, अपने जो है अपने अपने कार्य में प्रगति करने के लिए क्या कर रही है, स्वयं से बात कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच। ठीक है, यानी वो स्वयं को जो है दिशा निर्देशित कर रही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है, सॉरी 17 दे रखा है, एक मिनट रखा है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें दे रखा है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चे को संकेत और इशारे, इस वर्ड पे आपको फोकस करना है। संकेत और इशारे, यानी अध्यापिका क्या कर रही है, यहाँ पर बच्चे को स्कैफ होल्डिंग दे रही है, जो कि किसने दिया है, लेव वाइगोस्की ने। तो इसमें क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए पाढ़, इसी को क्या बोलते हैं, स्कैफ होल्डिंग। तो आप इंग्लिश में ही याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको कई बार ढांचा, ठीक है, पाढ़, कई अजीब अजीब नाम देखने को मिलेंगे, तो आप इंग्लिश में याद कर लोगे तो एक ही क्या होगा, स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है,
लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। तो इस तरीके का जो कथन कि लड़कियों की तरह मत रहो, लड़कियां ये काम करती हैं, लड़के वो काम करते हैं, ये किसको प्रदर्शित करता है? आपके लैंगिक रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइप को ये दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जेंडर के बेस पर जो है किसी काम को यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात जब भी हो तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन में आपका दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी के ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, तो देखिए नामांकित करना ये आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम, अटल पाठ्यक्रम का पालन करना तो नहीं, हमें पाठ्यक्रम में क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन चाहिए। तो ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, तो कंपैरिजन करना, ठीक है, तुलना करना, ये किसी भी तरीके से आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास डैश चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व, प्रथागत। तो अगर यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये तो आपका पहले ही कट जाएगा, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक में जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बात ही नहीं की है, ये तो पियाजे की फोर्थ स्टेज है। ठीक है, इन्होंने जो है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रखा है दूसरे एवं देखिए, किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो ये नैतिक विकास की कौन सी स्टेज है आपकी? प्रथागत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। दे रखा है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। समाजीकरण को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है फर्स्ट और दूसरा होता है सेकंड, यानी प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। तो प्राथमिक कारक में आपका हमेशा ही फैमिली आ जाएगी। ठीक है, परिवार क्या होता है? हमारा प्राथमिक कारक। उसके बाद में, क्योंकि पहले जो हमारा सामाजिक विकास होगा उसके, वो हमारे फैमिली से ही तो होगा, हमारे परिवार से ही तो होगा। ठीक है, तो परिवार जो है हमेशा आपके प्राथमिक सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है, और जो आपका स्कूल है ये हमेशा ही द्वितीयक कारक के अंतर्गत आता है। बस यही दो पॉइंट अगर आप ध्यान में रख लें तो भी जो है आप क्वेश्चन सही कर जाओगे। इसमें और सारे पॉइंट है, बट इन दोनों पॉइंट को आपको एकदम याद रखना है। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो यही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैमिली क्या आ जाएगी, हमेशा ही जो फैमिली है वो प्राथमिक कारक होगी और स्कूल जो है आपका द्वितीयक कारक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, तो इसलिए ये कट गया। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही द्वितीयक कारक है, तो ये भी गलत है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो मैंने बताया कि विद्यालय क्या होगा, हमेशा द्वितीयक होगा, तो इसलिए ये सारे ही ऑप्शन आपके कट जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दे रखा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो जो हावर्ड गार्डनर थे जिन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, उनका क्या कहना था कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
सॉरी 23 पूछ रखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य गुण क्या है? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछ रखा है। इसमें सीधे पूछ रखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पियाजे की सेकेंड स्टेज की बात हो रही है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, जो कि किस में आता है? पियाजे की फोर्थ स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, तो ये पियाजे के किस स्टेज में आता है? थर्ड, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे जिसमें क्या आता है? SSC, ठीक है, सीरिएशन, यहाँ पर आपका होगा CCS, ठीक है। ये पियाजे की थर्ड स्टेज में आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सीरिएशन, ठीक है, यानी क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और सीरिएशन क्रम में रखना, ठीक है। यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो आप लोग, ठीक है, क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन संरक्षण, ठीक है, उसके बाद में सीरिएशन क्रमबद्धता। तो आपको तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, ठीक है। ये आपकी पियाजे की थर्ड स्टेज में आते हैं। अमूर्त सोच का विकास, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी फोर्थ स्टेज की बात हो रही है। विचार सोच में केंद्रीकरण, ये किस में आता है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर सेकेंड ही ऑप्शन जो है आपका, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दे रखा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के ही दौरान होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए एक समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, A, C और D, ठीक है। और इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास क्या है? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो विकास है वो क्या करता है? उम्र टू टुम्र चलता है, यानी गर्भ से लेकर माँ के गर्भ में जब होते हैं तब से हमारा विकास स्टार्ट होता है, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती यानी कब्र तक जो है हमारा विकास चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दे रखा है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के डैश के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण। तो अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की, तो इन्होंने तीन चीज़ों की बात की है, SCL यानी समाज की बात की है, कल्चर की बात की है, और लैंग्वेज की बात की है। इनकी थ्योरी का नाम भी है सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये जो है किस पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कल्चरल टूल्स पे जो है ये आपका जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर दे रखा है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें उन्होंने क्या बताया? जो संज्ञानात्मक संरचना विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना है वो क्या है आपकी? स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की बात कौन करता है? आपके लेव वाइगोस्की। उद्दीपक अनुक्रिया जो है आपके थॉर्नडाइक की बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो है बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों से अलगाव, तो सेग्रीगेशन करना, अलगाव करना आपका कभी भी सही नहीं होगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर देना। देखिए अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दे रखा है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांगता छात्र। तो जो भी छात्र जिसके अंदर जो है
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, अधिगम में जो है उसको कठिनाई अगर हो रही है, ठीक है, किसी भी तरीके की, तो उसको हम विकलांग छात्र नहीं बोल सकते, मंदित छात्र भी नहीं बोलेंगे, छात्र जिसे अशक्त शारीरिक है वो भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके अनुसार था, आपका दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर पूछ रखा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे के विकास किस क्रम में होता है, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, अमूर्त मूर्त सांवेदिक, सांवेदिक मूर्त, अमूर्त अमूर्त सांवेदिक मूर्त, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, तो यहाँ पर जाने ही अनजाने में आपसे जीन प्याजे की थ्योरी जो है पूछ रखा है। अगर आपको याद होगा तो जो जो जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, SPCF, यानी एस का मतलब क्या हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज यानी सांवेदिक पेशी अवस्था, पी का क्या हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी का क्या हो गया मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ का क्या हो गया फॉर्मल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा सेंसरी मोटर, उसके बाद में प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद में सी ऑप्शन होगा कंक्रीट, और लास्ट में आपका होगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें आपको सबसे पहले खोजना है सेंसरी मोटर यानी संवेदिक पेशी अवस्था, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही आपको दे रखा है। यहाँ पर प्री ऑपरेशनल आपको दिया ही नहीं है, उसके बाद में दे रखा है मूर्त और फिर अमूर्त, तो संवेदिक होगा, मूर्त होगा और अमूर्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्याजे की थ्योरी जो है डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट वे में पूछ रखी है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप तो कहेंगे कि जीन प्याजे से क्वेश्चन ही नहीं आया था, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन में आपको सीधे तौर पर जीन प्याजे के जो है थ्योरी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। इसमें दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो अधिगम के प्रक्रिया में बाधा कभी भी ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ये क्या है आपका निगेटिव वर्ड है। असफलता अध्यापक के पक्ष पर, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाना, तो मैंने आपको बताया सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना क्या है, ये किसी भी तरीके से आपका सही बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ 30 क्वेश्चन, आपके इनमें से कितने सही हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो आपका इसका PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एक बार आप खुद से भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, CDP का भी भेज रखा है, EVS का भी भेज रखा है, मैथ का भी, ठीक है, पेपर 2 SST का हो गया, लैंग्वेज में आपने अगर संस्कृत ली हो, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपके सभी सब्जेक्ट का टैग वर्ड मैंने भेज रखा है। बट देखिए मैं आपसे फिर यहाँ पर एक बार बोल रही हूँ, टैग वर्ड आपके लिए तभी काम आएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए रहोगे, क्योंकि टैग वर्ड जानने के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति गलतियाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, और लास्ट में वो ये बोलते हैं कि टैग वर्ड तो काम में ही नहीं आए। तो टैग वर्ड काम में आते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाओ तभी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है इस माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप टैग वर्ड पढ़ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेंगे थोड़ी सी, वो भी कब करेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा के जाओगे तब, ठीक है। टैग वर्ड का यूज करके आप यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चनों को अपना ईजिली सॉल्व कर सकते हो इसकी हेल्प के थ्रू। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यहाँ से आप नोट्स और टैग वर्ड्स दोनों ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी मैंने भेज दिया है वहाँ पर, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपना स्टडी कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।